सो लास्ट टाइम हम लैपलास इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स टू डिमेंशनल के अंदर। तो उसी से रिलेटेड ये एक और ग्रिफिथ का प्रॉब्लम है। और इसमें ये है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग मेटल पाइप है। ठीक है, मतलब एक मेटल पाइप आपने लेना है। पाइप से मुराद यहाँ पे आप सिलेंडर ही ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करने हैं। उसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, और उसको रखा हुआ है एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके परपेंडिकुलर जो है वो एक पाइप रखा हुआ है। तो यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि हमारे पास लेट से अगर ये पाइप है, नो, ड्रॉ इट अगेन, राइट। सो अगर ये मेरे पास एक पाइप है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग है और इसका एक्सेस मैं चूज कर सकता हूँ। सो लेट से मैं इसका एक्सेस जो है वो जी एक्सिस चूज कर लेता हूँ। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। अ, और कहा यह गया है कि फाइंड द सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द पाइप। तो इस पाइप की जो सरफेस है उसके ऊपर कितना चार्ज पैदा होगा, ये हमें निकालना है। तो ये प्रॉब्लम है। तो उससे सबसे पहले ये ऐसा करते हैं कि हम अपने एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं। सो ऊपर की तरफ मैंने अगर जी एक्सिस डिफाइन किया है तो राइट साइड पे मैं एक्स एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ, और थर्ड डायमेंशन में मैं वाई एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है और जी एक्सिस के पैरेलल हमने ये पाइप जो है वो जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है, इसलिए मैंने इसका निचला किनारा नहीं बनाया क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग है तो मुझे नहीं पता इसका दूसरा जो है वो किनारा कितना दूर होगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम प्रॉब्लम की सिचुएशन है। अम, इसका अगर आप दूसरी तरफ से व्यू लेना चाहते हैं तो इसको मैं ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ कि लेट से अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ये मैं अब सिलेंडर को यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं सिलेंडर को साइड व्यू से देख रहा था। अब मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, यानी ऊपर से मैं इसको देखता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह की सिचुएशन नजर आती है कि ये एक गोल दायरा सा नजर आएगा, तो इसके नीचे जो है वो पाइप है जो इन्फिनिटली लॉन्ग है। और यहाँ पे अब फिर मैं साथ अपने एक्सेस डिफाइन करूंगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने लेट से क्योंकि मैंने डिफाइन इस तरह से किया है कि मेरा जो पाइप की लेंथ का जो एक्सेस है वो बेसिकली अलोंग जी एक्सेस है। तो अब मैं इस वाले को जी नहीं कहूंगा बल्कि मैं इस वाले को जी कहूंगा, क्योंकि ये वो एक्सेस है जो पाइप के पैरेलल है, पाइप की लेंथ के पैरेलल है। सो दिस एक्सेस विल बी जी। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। और लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये है टॉप व्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको दिखाया है टॉप व्यू, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड व्यू, राइट। और दोनों केसेस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में एक्स परपेंडिकुलर है। तो वो मैं परपेंडिकुलर जो है वो इस डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ, और वो मैं परपेंडिकुलर जो है वो इस डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ। तो वो मेरी चॉइस है, मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि जो भी पाइप का एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि अगर मैं ये पाइप यहाँ से हटा देता तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था बेसिकली वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सो अगर पाइप मौजूद ना होता तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बेसिकली पैरेलल लाइंस होनी थी, और इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद होना था। सो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना था। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में कहा गया है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, और अदरवाइज का जो वर्ड है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अदरवाइज का मतलब क्या है। अदरवाइज का मतलब होता है कि अगर मैं ये पाइप यहाँ पे ना रखता तो उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना था वो यूनिफॉर्म होना था, और उसकी जो वैल्यू है वो ई नॉट होनी थी। तो चले मैं ई के साथ ये जीरो भी लगा लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम के मुताबिक ये बात हो रही हो।
सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म होता अगर यहाँ पे कोई पाइप मौजूद ना होता। तो इसका मतलब है कि जब मैं पाइप इसके अंदर रखूंगा, यानी ये समझ लें कि ये बिफोर सिचुएशन है कि जब मैंने अभी पाइप इसके अंदर नहीं रखा, और जब मैं पाइप इसके अंदर रखूंगा तो पाइप अपनी कुछ जगह लेगा, ठीक है। और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि पाइप एक मेटल है, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा गौर से देखना पड़ता है। उन्होंने लिखा था कि ये मेटल पाइप है। तो हमें पता है कि जो मेटल है ना, ये कंडक्टर होती है, और किसी भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होता है। यही वो चार्ज है ना जो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर जो है ये इसके अंदर चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब आप इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि ये होगा कि दूर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें आ रही हैं वो तो अ, सीधी रहेंगी, लेकिन इस पाइप की वजह से उनके वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। और जो लाइनें ज्यादा करीब होंगी पाइप के, वो ज्यादा टेढ़ी हो जाएंगी। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन जो है वो बनती हुई आपको दिखाई देगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप पाइप नहीं रखते तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जब आप पाइप रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पाइप, जो क्लोजर उसके रीजन है, वहां पे वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए हो जाएगा कि वो जो कंडक्टर है, यानी मेटल पाइप है, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यही वो इंड्यूस चार्ज है जिसको मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी फाइंड दी, जो इस पूरे सवाल का मकसद भी है, फाइंड द सरफेस चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द पाइप। तो ये है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मौजूद है, उसके अंदर आपने एक इन्फिनिटली लॉन्ग मेटल पाइप रखा है, जिसकी वजह से इस मेटल पाइप, चूंकि ये कंडक्टर है, मेटल है, तो इसकी सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कितना चार्ज इंड्यूस होगा, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये हमें मालूम करना है। दैट इज द प्रॉब्लम, इसको हमने अब सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए चूंकि मेटल पाइप है तो हमें यहाँ पे यूज करने हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। So using cylindrical coordinates, हमने सॉल्व करनी है लैपलेस इक्वेशन, ठीक है। और उसके साथ कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी लगेंगी। विद बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस के बगैर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लैपलास इक्वेशन आपने सॉल्व की थी। तो अगर आप लोगों को वो याद है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लैपलास इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, तो वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जिसको हमने लास्ट टाइम अपने प्रॉब्लम में किया भी था। एंड देन उसका सोल्यूशन मैं लिख सकता हूँ, जिसको हमने फिर लास्ट लेक्चर में लिखा भी था। तो यहाँ पे मैं उसकी एक जनरल फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, कि हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था कि अगर हमारे पास टू डिमेंशंस हैं, और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ सिलेंड्रिकल सिमेट्री पाई जाती है, अगेन बिकॉज ये मेटल पाइप जो है ये एक एक्सेस के गिर्द अगर आप इसको घुमाएं, जो कि यहाँ पे जी एक्सेस होगा, तो उससे जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी हाउ, तो पिछले लेक्चर से मैं ये फार्मूला ले रहा हूँ, जिसमें हमने कुछ कोफिशिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए थे। अगर आपको याद हो, अ, दो सॉल्यूशन जो हैं वो के इज इक्वल टू जीरो का केस था, और बाकी सॉल्यूशंस जो थे वो के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी का केस था, जो जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है लैपलास इक्वेशन का। सो आर टू द पावर के, ए के कॉस के फाई प्लस बी के
साइन के फाई और प्लस आर टू द पावर माइनस के सी के कॉस के फाई प्लस डी के cos k phi. This is the most general solution in cylindrical coordinates for two-dimensional Laplace equation. ठीक है, तो ये वो सोल्यूशन है। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम मुझे दिया गया था, उसका सोल्यूशन मैंने अगर निकालना है तो मुझे पोटेंशियल चाहिए, और उस पोटेंशियल को इंटीग्रेट करके मैं फिर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लूंगा, राइट। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, जो हमारा प्रॉब्लम है, वो होगी सिग्मा इज इक्वल टू, और ये चैप्टर 2 से हम बार बार इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ऑन द सरफेस। चूंकि हमने डेंसिटी निकालनी है ना, तो इसलिए स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल करना है, क्योंकि स्मॉल आर वेरिएबल है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो जब आप रेडियस के ऊपर होते हैं तो आप सरफेस पे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये हमारा सोल्यूशन दे सकती हैं। तो अगर मुझे पोटेंशियल की फॉर्म पता चल जाए कि ये पोटेंशियल में ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं और ये इन्फिनिट सीरीज का जो सम है वो क्या होगा, तो उससे मैं पोटेंशियल की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म मालूम कर लूंगा, और फिर मैंने बस उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर कोऑर्डिनेट, और दैट विल बी माय सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, जो कि इस प्रॉब्लम में ये वाली हैं। सो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे दो हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन ये है कि सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है वो जीरो है व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ऑन सरफेस। बेसिकली मैं ये बात कर रहा हूँ, सरफेस के ऊपर जो है वो पोटेंशियल जीरो है। मतलब ये कि कंडक्टर है ना, तो यूनिफॉर्म कंडक्टर आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो जो ओवरऑल पोटेंशियल है वो जीरो होगा। दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो कि कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल जीरो है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो कि यहाँ पे दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रॉब्लम में, वो परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये सिचुएशन बना के दिखाई थी कि मेटल पाइप रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिल्कुल उसका इमीडिएट नेबर है वहां पे तो डिस्टॉर्ट हो गया है, सो इट्स नो लॉन्गर परपेंडिकुलर ओवर देयर। लेकिन अगर मैं सिलेंडर से बहुत दूर चला जाऊं, इस रीजन में या इस रीजन में, तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इज स्टिल यूनिफॉर्म। ठीक है, वो सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म उस हिस्से में हुआ है जहाँ पे मैंने सिलेंडर को इंसर्ट किया है। बाकी रीजन्स में जो कि सिलेंडर से दूर होंगे, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, सो इट हैज टू बी वन डायरेक्शन। तो दूर जाने से जो रीजन है वहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म। और वहां पे अगर मैं एक वेक्टर, उस वेक्टर को ड्रा करूं यहाँ पे, और उसको खींचता हुआ वापस लाऊं, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू माई ओरिजिनल सरफेस, जो कि मेटल सरफेस है। सो कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टिल यूनिफॉर्म बट नॉट इमीडिएटली नियर द सरफेस, फार फ्रॉम द सरफेस। इसका मतलब है कि हम अपने सिलेंडर से बहुत दूर हैं। तो इस बाउंड्री कंडीशन को मैं यूं लिखूंगा कि, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मुझे मुझे पता होगा कि जब मैं बहुत दूर हूं, व्हेन स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्ज देन आर, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वेरिएबल आर है वो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि जो सिलेंडर का रेडियस जितना भी आप ले लें, ये उससे बड़ी होगी, मतलब आप सिलेंडर से बाहर होंगे और बहुत दूर होंगे, फार फ्रॉम सिलेंडर। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ, फार फ्रॉम पाइप। पाइप या सिलेंडर एक ही बात। वहां पे क्या होगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और अगर आपके पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और उसके परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो यहाँ पर दूसरी बाउंड्री कंडीशन के लिए ई नॉट विल बी इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर, और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लें तो यू विल सी दैट v इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, और उसका कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस।
सो लॉन्ग एक्स एक्सिस अगर मैंने उसका कंपोनेंट निकालना है, सो वेयर इज दैट। अच्छा, मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपको नहीं दिखाए थे, तो लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट मैं लेता हूँ, वो कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लें। तो ये है वो वेरिएबल आर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसका जो एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बनेगा वो फाइव होगा। ठीक है, तो ये दो ही कोऑर्डिनेट हैं जिस पे आपका प्रॉब्लम डिपेंड कर रहा है। सो इन दो प्रॉब्लम्स, इन दो कोऑर्डिनेट्स में ही मैं इनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वो कंपोनेंट आप यहाँ पे लेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, विच मींस द एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस आर को, आर वेक्टर को, जो कि एक वेक्टर ही होता है, उसका आप एक्स कंपोनेंट लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो वो आपको पता है क्या बनेगा, आर कॉस फाइव। तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा होगा। सो इसलिए यहाँ पे ई नॉट टोटल लिखने की बजाय मैं यहाँ पे आर कॉस फाइव लिखूंगा। सो दैट्स माय सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं जिनको अब हमने सॉल्व करना है। ठीक है, और ये कंडीशन कहाँ पे होगी, व्हेन आर इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल आर। अच्छा, अगर अब आप सॉरी, अगर अब आप पहली बाउंड्री कंडीशन लेते हैं, विच इज कि आपका v जो है वो जीरो होगा व्हेन यू आर ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें अगर आप मैं देखूं कौन कौन से कोएफिशिएंट बचेंगे, तो ये वाले दो कोएफिशिएंट तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि ऑन द सरफेस व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, पोटेंशियल को जीरो होना है, तो ये वाली टर्म तो जीरो नहीं है। तो अगर मैं आर की कोई भी वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसकी मैं आर की कोई भी वैल्यू ले लूं तो इसने नॉन जीरो रहना है। तो मुझे इसको जीरो खुद से करना पड़ेगा ताकि पहली बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दूसरी बाउंड्री कंडीशन में, दूसरी सॉरी टर्म के अंदर, जब मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लग इन करूंगा, तो ये लॉग ऑफ सम नंबर बनेगा। आर इज जस्ट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विच इज अ नंबर। तो लॉग ऑफ सम नंबर नॉन जीरो नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे बी नॉट को खुद से जीरो करना पड़ेगा ताकि मैं पहली बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर सकूं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करता हूं। वी कैन सी दैट ए नॉट एंड बी नॉट मस्ट बी जीरो। ठीक है, ए नॉट और बी नॉट जीरो होने चाहिए ताकि हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पूरी हो जाए। अब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे प्लग इन करूंगा। दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये है कि मैं v की जगह पे माइनस ई नॉट आर कॉस फाइव लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस फाइव वाली टर्म रखेंगे, तो राइट साइड के ऊपर भी कॉस फाइव वाली टर्म्स ही बचेंगी, बाकी टर्म्स नहीं बचेंगी। तो कॉस वाली टर्म जो है वो ये वाली है और ये वाली है। साइन वाली टर्म्स जो है वो क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ पे साइन होना चाहिए था, uh, किसी ने बताया नहीं मुझे। सो दिस शुड बी साइन के फाइव। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरी बाउंड्री कंडीशन में चूंकि लेफ्ट साइड पे कॉज वाली टर्म आनी है, तो राइट साइड पे भी सिर्फ कॉज वाली टर्म से ही हम कंपेयर कर सकेंगे। साइन वाली टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगी। तो फ्रॉम टू, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए बी के भी, सॉरी विच वन वाज इट, बी के और डी के ये दोनों जीरो हो जाएंगे। सो बी के एंड डी के मस्ट बी जीरो। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज आप नोट अब यहाँ पे ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सेकंड बाउंड्री कंडीशन में ही कॉज फाइव वाली टर्म आ रही है। कॉज फाइव का मतलब है कि यहाँ पे के इज इक्वल टू वन होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देखें के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बहुत सी टर्म्स है ना, लेकिन सिर्फ वो टर्म्स बचेंगी लेफ्ट साइड पे चूंकि कॉस फाइव है। सो के इज इक्वल टू वन वाली टर्म्स बचेंगी। अगर मैं कॉस टू फाइव यहाँ पे लिखूं, यानी के को टू ले लूं या थ्री ले लूं, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई टर्म लेफ्ट साइड पे नहीं है, तो लिहाजा मैं इनको आपस में एक इक्वल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि इस समेशन में भी जो बाकी टर्म्स बच गई थी, उनमें भी सिर्फ के इज इक्वल टू वन वाली टर्म बाकी बचेंगी। बाकी टर्म्स को आप जीरो कर सकते हैं।
and only k is equal to 1 terms survive. ये पॉइंट क्लियर है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ आर वी आर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, स्मॉल आर शुड बी कैपिटल इक्वल टू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कांस्टेंट पे तो कोई फर्क नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई आर वेरिएबल है ही नहीं। सो ये कांस्टेंट क्या लेना है, ये मैं बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक अगर मैंने बहुत सी टर्म्स को जीरो करना है तो मुझे ये पहली टर्म जीरो ही लेनी पड़ेगी। दूसरी टर्म में जीरो होगी, क्योंकि लॉग कैपिटल आर एक कांस्टेंट बन जाता है जो कि जीरो नहीं है। सो इसलिए मुझे बी नॉट को भी जीरो लेना पड़ेगा। फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन में लेफ्ट साइड के ऊपर कॉस फाइव वाली टर्म आनी है। तो साइन फाइव राइट साइड के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो सेम वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं। और इसी तरह से के इज इक्वल टू वन वाली टर्म सर्वाइव करेगी, और उससे बड़ी टर्म्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगी, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड के ऊपर कोई और इक्वेशन के अंदर टर्म नहीं है। तो ये तीन चीजें मुझे इससे पता चली, और उससे फिर मेरा ये जो इक्वेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो गई। जो नई इक्वेशन मुझे मिली वो है वी आर फाइव, और सिर्फ के इज इक्वल टू वन वाली टर्म्स थी। सो आर, आर की पावर वन को मैं आर ही लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू वन है। एंड उसके साथ साथ आप इसको लिखेंगे कॉज फाइव वाली टर्म है साथ, राइट। बल्कि ऐसा करते हैं, एक दफा इसको लिख के देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो लेफ्ट साइड के ऊपर मैं माइनस ई नॉट आर कॉस फाइव लिखूंगा। बल्कि नहीं, आई थिंक मैं ठीक कर रहा था पहले ही। आई मीन ये बात की मर्जी है कि आप पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं या पहले पोटेंशियल को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सो वी आर फाइव, फर्स्ट टर्म जीरो हो गई, सेकंड टर्म जीरो हो गई, थर्ड टर्म के अंदर के इज इक्वल टू वन है। सो आर ए वन कॉस फाइव, सो आर ए वन कॉस फाइव पहली टर्म ये आएगी पोटेंशियल में, प्लस आर माइनस वन, तो वन ओवर आर हो जाएगा सी वन कॉस फाइव, प्लस सॉरी सी वन ओवर आर एंड देन कॉस फाइव। ठीक है ये और अब आप चाहें तो कॉस फाइव कॉमन ले लें। सो आर ए वन प्लस सी वन ओवर आर कॉस फाइव इज इक्वल टू वी आर फाइव। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इस सिंप्लीफाइड पोटेंशियल के ऊपर भी मैं अपनी कंडीशंस लगा सकता हूँ। तो अगेन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन मुझे ये कहती है कि v शुड बी जीरो एट स्मॉल आर इक्वल टू आर। तो अब ये वाली जो है ना इक्वेशन, इसको मैं अब यूज करूंगा। इसको जेन में रखना है। चलो इसका नाम हम जो है वो इक्वेशन वन रख लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन, v को मैं जीरो पुट करता हूँ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कैपिटल आर ए वन प्लस सी वन ओवर कैपिटल आर टाइम्स कॉस फाइव। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो कॉस फाइव को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर एक भी टर्म जीरो हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाती है। एंड देन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मुझे पता चला कि सी वन विल बी इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर ए वन। तो एक मुझे ये चीज पता चल गई कि सी वन की ये वैल्यू है। ठीक है, अब अगर सी वन की ये वैल्यू है तो मैं इसको इक्वेशन वन में प्लग इन कर देता हूँ, इनटू वन, इक्वेशन वन में मैं इसको प्लग इन करता हूँ। सो वी आर फाइव मजीद सिंपल हो गया। So this will become RA1 minus R square A1 over small r and then cos phi। तो इक्वेशन वन की जगह पे अब इक्वेशन टू आ गई है। और इसमें भी आप चाहें तो A1 को कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बिकम R माइनस कैपिटल R ओवर स्मॉल r
A1 cos फाइव। अब अगर आप इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करें तो वो ये कहती है कि माइनस ई नॉट आर कॉस फाइव लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड और A1 cos फाइव। ठीक है। तो अगर आप इसको जरा सॉल्व कर लें तो cos फाइव से cos फाइव कैंसिल हो जाएगा। और अच्छा, एक और चीज थी कि ये जो बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 थी ये सिर्फ अप्लाई होती है व्हेन स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्ज। तो जब स्मॉल आर वेरी वेरी लार्ज होगा तो मैं ये जो सेकंड टर्म है इसको भी इग्नोर कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर स्मॉल आर आ रहा है और मुझे बताया गया है कि ये बहुत बड़ी टर्म है। तो इसका मतलब है कि 1/लार्ज टर्म यानी 1/इंफिनिटी की तरह, तो दैट विल बी जीरो। और आई थिंक यहाँ पे मैंने मिस किया है आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आना था। सो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कि आर आर से कैंसिल हो जाएगा एंड देन A1 विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे तो A1 और C1 की वैल्यू आपको पता चल गई। ओके। सो इसका मतलब है कि ये जो मैंने पोटेंशियल लिखा था इक्वेशन 1, जिसके अंदर दो अननोन कोएफिशिएंट्स थे A1 और C1, तो उनकी वैल्यू अब मुझे पता चल गई है। ठीक है। क्योंकि अगर मुझे A1 पता है कि वो ये है तो C1 फिर आपको वो भी पता ही है। सो इस A1 और C1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में प्लग इन करता हूँ और उससे मैं अपना जो फाइनल सोल्यूशन है, जो मुझे कहा गया था कि जी चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए पोटेंशियल निकालना था, तो पोटेंशियल निकल आया। सो V finally again from 1 V आर फाइव इक्वल हो जाएगा माइनस ई नॉट आर, जो कि A1 की वैल्यू थी, प्लस ई नॉट आर स्क्वायर ओवर आर एंड देन कॉस फाइव। तो ये सिंपली मैंने ये किया है कि इक्वेशन 1 में A1 और C1 की वैल्यू प्लग इन कर दी। ठीक है। सो दिस इज माय सॉल्यूशन नाउ। अब मुझे ये कहा गया था कि फाइंड द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, सॉरी ये डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। और चूंकि ये सरफेस के ऊपर है तो हमें स्मॉल आर को इक्वल करना होगा कैपिटल आर के डेरिवेटिव लेने के बाद। सिग्मा विल बी इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट एंड दिस एंड देन स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ ये मेरे ख्याल अब आप कर लेंगे क्योंकि ये अब इजी काम है, सिंपल डेरिवेटिव लेने। तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ई नॉट, राइट, एंड उसके बाद सेकंड टर्म आएगी तो सेकंड टर्म का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। 1/r है तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट आर स्क्वायर 1/r² एंड देन कॉस फाइव तो वैसे ही साथ आ रहा है, वो सिंपली आता रहेगा। अब मुझे ये कहा गया है कि यहाँ पे मैंने आर को कैपिटल आर के इक्वल भी करना है, तो वो जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर विच इज 1। और फिर ये कि यहाँ पे एक माइनस है, वो इन दोनों माइनसेस को प्लस कर देगा और ये ई नॉट और ई नॉट एड अप हो जाएंगे एंड फाइनली योर आंसर विल बी वेरी सिंपल विच इज 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस फाइव। दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है। सो ये है वो सोल्यूशन जो हमें पूछा गया था। सिग्मा बेसिकली सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है विच इज फाइव। फाइव मतलब ये कि आप पाइप के इर्द गिर्द जब घूमते हैं तो आपको सरफेस चार्ज मिलता है cos phi. So this is the final solution or answer to your problem. जी। यहाँ पर हमने जो सिलेंडर को यूज़ किया हुआ है, सिलेंड्रिकल सरफेस को, इसके बजाय अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस यूज़ करें बट उस सरफेस का उतना ही हमारे पास वॉल्यूम हो जितना कि सिलेंडर का है, सो दैट्स वाई
इस सारे प्रोसेस को हम सॉल्व करें तो क्या हमारा आंसर सेम होगा जैसे हमारा इस प्रॉब्लम में सिलेंडर को यूज़ करने के बाद आया? अगर आप यहाँ से टॉप व्यू से देखें तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये सिलेंडर है या सफियर है, तो वहां पे शायद आपकी बात ठीक है। लेकिन चूंकि हमें ये कहा गया है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपने निकालनी है सरफेस के ऊपर, तो इस दायरे की तो कोई सरफेस नहीं है ना। सरफेस तो असल में इस सिलेंडर के ये वाले हिस्से की है, और वो परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर आप एक सफियर लेंगे तो सफियर में ये होगा कि जो और याद रखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस नहीं किया, ये हमें दिया गया है, दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यस। तो अगर आप इसके अंदर सरफेस चार्ज सिलेंडर का ऊपर निकालना चाहते हैं तो सिलेंडर की सरफेस ही आएगी जो कि परपेंडिकुलर होगी एट ऑल जी पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सफियर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सफियर में कर्व होता है, कांस्टेंट कर्व होता है। तो और वहाँ सेकंड क्वेश्चन का ये था सर, हम्म, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास आउट कर रही हैं सरफेस के पास से बिल्कुल, या कुछ जो है वो उसके साथ कोलाइड भी करती हैं, जी तो जी। हमने रेफरेंस लिया है कुछ फासले पर, हम अगर देखें फील्ड लाइंस को तो वो यूनिफॉर्म है, लेकिन हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी और यहाँ पे इंटेंसिटी भी। तो अटेनुएट नहीं कर जाएगी इनकी कुछ हद तक? सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो अटेनुएट नहीं करेगी जैसे ही वो सरफेस के साथ कोलाइड करेंगी, या? उसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहाँ जी पे एक तो एरिया लेता हूँ तो उसमें से उतनी जी। ही लाइनें गुजर रही हैं जितनी पहले गुजर रही थी। ओके। ठीक है, तो इसलिए हम उसको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ले सकते हैं, एक बात तो ये है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, तो उम्मीद है कि ये ज्यादा टाइम हमारा जो है वो नहीं लेगा। प्रॉब्लम ये है कि सो ये ग्रिफिथ का 3.25 प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि आपको अब एक पाइप भी दिया गया है, और ये उसी तरह का है जैसे मैंने पहले बनाया था। जी एक्सिस जो है वो उसका सिलेंडर एक्सिस है, और वाई और एक्स जो है वो उसके परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और कैपिटल आर जो है उस सिलेंडर का रेडियस है, और उसी तरह से फाई जो है वो उसका एंगल एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और हमें ये कहा गया कि उसकी सरफेस के ऊपर, यानी इस तमाम जगह के ऊपर आपको अब सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी गई है। पहले हमें कहा गया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम करनी है, अब कहा गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दी हुई है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। और सिलेंडर फिर इन्फिनिट है, इसलिए दूसरा किनारा नहीं बनाया गया, क्योंकि वो इन्फिनिट है तो हमें नहीं पता उसका दूसरा किनारा कहाँ पर है। हमें ये कहा जा रहा है फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर। इसके अंदर बताएं पोटेंशियल क्या होगा, और इसके बाहर जो है वो पोटेंशियल क्या होगा। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन तो आप वही लिखेंगे जैसे आपने पहले लिखा था, ठीक है, और सेम लॉजिक अप्लाई होगी। तो मैं एक दफा इसको लिख भी देता हूँ। तो इस केस में भी जो हमारा जनरल सोल्यूशन है वो तो आप वैसे ही लिखोगे, ए नॉट प्लस बी नॉट लॉग ऑफ स्मॉल आर प्लस के इक्वल्स 1 to infinity वाली टर्म्स, आर टू द पावर के, ए के कॉस के फाइव प्लस बी के साइन के फाइव, और फिर प्लस आ जाएगा आर माइनस के, सी के कॉस के फाइव प्लस डी के साइन फाइव, और ये सारी चीज ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि केप के ऊपर सम कर रहे हैं। तो अब हमें कहा गया कि इनसाइड और आउटसाइड आपने निकालना है, और गिवन हमें क्या है, सिग्मा ऑफ फाइव विच इज ए साइन फाइव फाइव। तो वही लॉजिक जो पहले अप्लाई की थी, क्योंकि जब आप सिग्मा को अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इनसाइड जो पोटेंशियल है सिलेंडर के और जो आउटसाइड पोटेंशियल है वो डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि मुझे दो डिफरेंट रीजन्स के लिए, यानी इनसाइड और आउटसाइड के लिए दो डिफरेंट पोटेंशियल्स मिलेंगे। दूसरी बात ये कि वो डिसकंटिन्यूटी किस वजह से आ रही है, वो आ रही है सरफेस चार्ज की वजह से। अगर कोई सरफेस चार्ज ना होता तो फिर वो डिसकंटिन्यूटी ना होती, यानी अगर सिग्मा जीरो होता तो वो डिसकंटिन्यूटी ना होती। तो इसका मतलब है कि मुझे सिग्मा को ऐसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा
जिसमें मुझे दो तरह के सिग्मास लेने पड़ेंगे, एक इनसाइड सरफेस के पोटेंशियल के साथ और एक आउटसाइड द सरफेस पोटेंशियल के साथ। तो ये हमने आई थिंक सेकंड चैप्टर में ये देखा था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, वी आउट, यहाँ वी आउट से मुराद आउटसाइड पोटेंशियल है, और माइनस वी इन, जिससे मुराद इनसाइड पोटेंशियल है। और अगेन आपने इसको अप्लाई किस पे करना है, इन दोनों में, ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे पहुंचते वक्त ये वो डिसकंटिन्यूटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं और मुझे इस केस के अंदर जो सिग्मा है वो दिया गया है, तो मैं सिग्मा की जगह जगह पे रिप्लेस कर सकता हूँ जो मुझे वैल्यू दी गई है। अच्छा, अब अगर आप राइट साइड पे देखें तो मुझे डेरिवेटिव्स लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, आउटसाइड पोटेंशियल और इनसाइड पोटेंशियल के। तो इसका मतलब है कि जो आउटसाइड और इनसाइड पोटेंशियल हैं उनके अंदर जो भी टर्म्स आएंगी दे शुड मैच विद दिस साइन टर्म। ठीक है, तो एक बात ये भी आपने जहन में रखनी है। तो करते हैं, यानी ये अभी मैंने सिर्फ आपको एक खाका बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर मुझे आउटसाइड और इनसाइड पोटेंशियल पता चल जाता है तो मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ। इस केस में मुझे सिग्मा पता चल गया है तो मैं आउटसाइड और इनसाइड पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अच्छा, लेट्स नाउ कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं इनसाइड की बात करता हूँ। सो लेट्स से अगर हम इनसाइड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इनसाइड सिलेंडर एक ऐसा पॉइंट भी है जो कि जिस पे जाके आपका पोटेंशियल जो है वो ब्लो अप कर जाता है। ये आपने कूलम्स लॉ में भी कई दफा देखा होगा, स्फेरिकल सर्फेसिस में भी देखा होगा कि जब मैं इनसाइड की बात करता हूँ तो इनसाइड हर जगह पोटेंशियल तो होगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत यूनिक है, विच इज आर इज इक्वल टू 0 पॉइंट। तो इनसाइड एक पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूँ आर इज इक्वल टू 0। जब आर इक्वल टू 0 होता है तो 1/r वाली जो टर्म होगी वो इन्फिनिट हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसको मैं अपने पोटेंशियल का हिस्सा नहीं बना सकता। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/r वाली जो टर्म्स हैं वो ये सेकंड टर्म है। तो इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ये इन्फिनिट हो जाएगी और मेरा पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा। तो इन साइड के लिए मैं इस सेकंड टर्म पूरी वाली को इग्नोर कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, और जो मेरा पोटेंशियल आएगा उसमें सिर्फ ये वाली टर्म्स होंगी। इज दैट क्लियर? ये जो मैंने पॉइंट अभी समझाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, दूसरा ये कि पहली टर्म से भी मुझे मसला नहीं है, ए नॉट इज जस्ट अ कांस्टेंट। लेकिन ये जो लॉग वाली टर्म है ये फिर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब आप आर इक्वल टू 0 पुट करते हो तो लॉग 0 इन्फिनिट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं ये लॉग वाली टर्म भी इग्नोर कर दूंगा और मैं ये आखिर वाली टर्म भी इग्नोर कर दूंगा, और बाकी जो मेरा पोटेंशियल बचेगा वो होगा पोटेंशियल इनसाइड। सो लेट्स रीराइट दैट। सो वी इन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आर के ए के कॉस के फाई प्लस बी के साइन के फाई। सो दैट्स द सॉल्यूशन इनसाइड। आउटसाइड भी इसी तरह से, जब अब मैं आउटसाइड लिखूंगा तो आउटसाइड भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका पोटेंशियल ब्लो अप करता है, और आउटसाइड वो पॉइंट है आर इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जब आप इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। तो उस पर देखते हैं कि कौन सा पॉइंट वो बनता है। अब आर इक्वल टू इन्फिनिटी करते हैं तो लॉग का फिर मसला है, लॉग इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में भी मैं लॉग वाली टर्म नहीं ले सकता, तो इसको मैं इग्नोर करूंगा। दूसरी तरफ आर की पावर के, तो यहाँ पे भी जब मैं आर को गोज टू इन्फिनिटी करूंगा तो चूंकि के पॉजिटिव नंबर है, के इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी विच आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो ये के बड़ा होता जाए, आर टू द पावर के बड़ा होता जाएगा और इन्फिनिट होता जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा पोटेंशियल फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे अब ये वाली टर्म को इग्नोर करना है, और इस वाली टर्म से मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ आर टू द पावर माइनस के है, यानी 1/r टू द पावर के है। तो 1/, इन्फिनिटी से मुझे कोई मसला नहीं क्योंकि वो जीरो देती है। सो आउटसाइड के लिए हमारा जो पोटेंशियल होगा ए नॉट उसमें भी आएगा, और चूंकि ये एक डिफरेंट कांस्टेंट है तो मैं इसको ए नॉट प्राइम कह लेता हूँ। हो सकता है कि ये सेम ही हो, लेकिन फिलहाल मैं इसको डिफरेंट ले रहा हूँ। एंड देन सेकंड टर्म आएगी आर टू द पावर माइनस के, सॉरी, और ये होगा सी के कॉस के फाई प्लस डी के साइन के फाई। जी, यहाँ तक क्लियर है सिचुएशन?
कि हमने जस्ट आर इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू इन्फिनिटी वाली दो बाउंड्री कंडीशंस लगा के अपना पोटेंशियल डिफाइन किए, राइट। तो इसका मतलब है कि अब मैं इस वाली इक्वेशन को मैंने यूज करना है, क्योंकि ये मुझे गिवन इक्वेशन है। सो इसको मैं नाम दूंगा वन का। तो इस इक्वेशन वन के अंदर आप देखें कि इन साइड का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर और आउटसाइड का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर है, एंड देन आर को हमने कैपिटल आर प्लग इन करना है। तो मैं इस इक्वेशन में ये कर रहा हूँ डायरेक्टली, आप इसको देख सकते हैं। सो फ्रॉम वन, ए साइन फाइव फाइव विल बी इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट, और समेशन के इक्वल्स वन टू इन्फिनिटी दोनों में आ रहा है, सो इसको मैं कॉमन लिखूंगा, ठीक है। और डेरिवेटिव्स लेते हैं अब। तो पहले मैंने लेना है डेरिवेटिव इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल का। तो आउटसाइड पोटेंशियल में आर वाली टर्म सिर्फ ये है। सो वन ओवर आर बेसिकली है, तो वन ओवर आर का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है आपके पास, वन ओवर आर की पावर में एक इजाफा हो जाता है। सो अगर आर की पावर के है तो वो बन जाएगी के प्लस वन, और के नीचे आ जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी, और कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो ही होना है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये होगा के ओवर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है ऑन द सरफेस, आर के प्लस वन। और सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि पावर माइनस है, एंड देन बाकी टर्म्स साथ इसके वैसे ही आ जाएंगी, प्लस डी के और साइन के फाइव। और इसके बाद दूसरी टर्म जो है वो थी, सॉरी माइनस, नॉट प्लस, माइनस, और फिर इन साइड पोटेंशियल का डेरिवेटिव। अब इन साइड में भी आर वाली सिर्फ यही एक ही टर्म है और इसका पॉजिटिव पावर है, सो ये सिंपली आ जाएगा के और कैपिटल आर के माइनस वन, एंड देन बाकी जो टर्म है वो साथ वैसे ही आ जाएगी, विच इज ए के कॉस के फाइव प्लस बी के साइन के फाइव, और ये मैंने ब्रैकेट को बंद किया। तो डेरिवेटिव हमारे हो गए, डेरिवेटिव हो गए। तो अब अगला काम ये है कि लेफ्ट साइड को कंपेयर करना है राइट साइड के साथ। तो पहले तो आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर साइन वाली टर्म है, कॉस वाली टर्म नहीं है। तो जो कॉस वाले कॉफिशिएंट्स है उनको मैं क्या करूंगा, जीरो कर दूंगा, राइट। सो ए के एंड सी के मस्ट बी जीरो, ठीक है, क्योंकि हमने जब इक्वेशन लिखते हैं तो कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये देखें कि जो साइन वाली टर्म भी है उसमें साइन फाइव फाइव है लेफ्ट साइड पे। तो फाइव फाइव का मतलब है कि के इज इक्वल टू फाइव वाली टर्म बचेगी, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी साइन फाइव फाइव और साइन फाइव फाइव आपने बनाना है। सो इसका मतलब है कि बी के एंड डी के इक्वल टू जीरो, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं, ओनली ओनली के इज इक्वल टू फाइव टर्म्स सर्वाइव, बाकी टर्म सारी जीरो हो जाएंगी। सो इसको एक दफा फिर लिख लेते हैं, साइन फाइव फाइव इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन नॉट, और के इज इक्वल टू फाइव वाली टर्म बचनी है। सो ये होगा माइनस फाइव ओवर आर टू द पावर सिक्स, एंड देन डी फाइव साइन फाइव फाइव, ये पहली टर्म बनेगी। और फिर आएगा माइनस फाइव आर टू द पावर फोर, एंड देन बी फाइव, एंड देन साइन फाइव फाइव। तो अब ये कंडीशन बन गई है। और अब इन दोनों के अंदर आप देखें कि साइन फाइव भी कॉमन आ रहा है और फाइव भी कॉमन आ रहा है, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। और फिर जो माइनस है वो इन दोनों को प्लस बना देगा, ठीक है, यहाँ माइनस है वो इसको और इसको प्लस बना देगा। सो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं।
सो 5 एप्सिलॉन नॉट और साइन 5, बल्कि साइन 5 दूसरी तरफ लिखूंगा मैं, साइन 5 इस तरफ लिख लेते हैं, एंड देन 1/r⁶ d5 प्लस 5b5r⁴। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। और यहाँ से मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि साइन 5 और साइन 5 के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि a, ठीक है, दिस इंप्लाइज शुड बी इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट d5/r⁶ plus b5r⁴, and this is my so far the expression। पोटेंशियल हमेशा कंटिन्यूस होगा अक्रॉस द सरफेस। जो डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल है वो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है वो पोटेंशियल में नहीं लिखी बल्कि उसके डेरिवेटिव में लिखी हुई है। तो ये अगेन सेकंड चैप्टर है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं पोटेंशियल के ऊपर अक्रॉस अ सरफेस। सो यस, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इज डिसकंटिन्यूअस बट पोटेंशियल इटसेल्फ इज कंटिन्यूअस। तो ये ठीक कर लीजिएगा इसको। कंटिन्यूअस, सॉरी, at the surface, which means r is equal to r, yeah, on surface। तो इसका मतलब है कि अगर मैं v आउट वाला पोटेंशियल लूं, और जो कि r5 पे डिपेंड करता है, दैट शुड बी इक्वल टू v इन r5। कब? जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा। तो हम ऐसा, हमारे पास ये सॉल्यूशंस दोनों मौजूद हैं, v in और v r। so this is v in and this is v out। तो इन दोनों में स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करें और इनको इक्वल करें। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ? और चूंकि हमने अब थोड़ा सा काम कर लिया हुआ है, तो बजाय इसके कि मैं सारी वाली टर्म को लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ यानी आप चाहें तो दोबारा से ये पूरा वी इन और वी आउट लिख के और स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल करके और कोएफिशिएंट्स लिख के आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब स्टेप को स्किप कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली अब इसका लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा काफी हो रहा है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो ए नॉट, यानी अब मैंने ए नॉट और ए प्राइम किसको कहा था, हाँ, वी आउट वाला ए प्राइम है और वी इन वाला ए प्राइम। सो वी आउट वाले, सॉरी, वी आउट वाले को लिखते हैं, उसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ए नॉट प्राइम, और उसके ऊपर वो सारी कंडीशंस आएंगी कि के इज इक्वल टू 5 वाली टर्म सर्वाइव करेगी, पोटेंशियल ब्लो अप नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी बातें दोबारा होंगी, लेकिन जो फाइनल सोल्यूशन आपका आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। दिस विल बी योर वैल्यू एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर फॉर आउटसाइड पोटेंशियल। और इसी तरह से वी इन को अगर आप करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस r5 एंड देन बी d5, यहाँ पे d5 है और दूसरी तरफ b5, इन साइड वाले में b5 था, राइट। सो b5 साइन 5 फाइव, राइट। सो यहां से हमें नजर आ रहा है कि अगेन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ साइन 5 और साइन 5 r5 d5 शुड बी इक्वल टू r5, होल्ड ऑन, एक में माइनस भी आता है ना, एक टर्म माइनस में थी और एक प्लस में थी। सो आई थिंक डी वाली टर्म माइनस में है क्योंकि डी आउटसाइड था। हाँ बिल्कुल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये r⁻⁻5 है तो 1/r5 आएगा। ओके, सो दिस विल बी माइनस, सो ये हो जाएगा 1/r5
d5 will be equal to r to the power 5 b5। सो इसका मतलब है कि जो d5 है इसको मैं लिख सकता हूँ r to the power 10 b5, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो इसका मतलब है कि मुझे d5 की वैल्यू मिल गई, तो जहां b5 आ रहा है, d5 आ रहा है वहां पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। सो जो मेरा एक एक्सप्रेशन आया था फाइनल अभी तक, ये वाला, इसमें मैं d5 की जगह पे अब b5 लिख सकता हूँ, ताकि उनकी वैल्यू जो है वो मुझे मिल जाए। उसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। सो अब इक्वेशन 2 में जहाँ पे d5 आ रहा है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू प्लग इन करते हैं। सो फ्रॉम 2 a will be equal to 5 epsilon naught r to the power 4 p5 प्लस r to the power 4 p5। मैंने सिंपली उसकी वैल्यू प्लग इन की है, ठीक है, d5 की। एंड इसको अगर आप मजीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 एप्सिलॉन, क्योंकि 2 टाइम सेम टर्म आ रही है, r to the power 4 b5। सो इसका मतलब है कि मुझे b5 की वैल्यू मिल गई, विच इज a ओवर 10 एप्सिलॉन नॉट r to the power 4। ठीक है, तो b5 अगर ये है तो फिर d5 क्या होगा, r to the d5 यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये यहाँ से, तो b5 को मैं प्लग इन करूँ, सो d5 विल बी इक्वल टू a ओवर 10 एप्सिलॉन नॉट r to the power 10 ओवर 4 6 रह जाएगी। सो d5 इज दिस वन, राइट। सो b5 और d5 जब निकल आया तो इसका मतलब है कि मैंने इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल निकाल ली है। सो फॉर r लेस देन r, v in will be equal to a sin 5 phi over 10 epsilon naught um, r to the power 5 over capital r to the power 4। एंड इसी तरह से अगर आप आउटसाइड पोटेंशियल में प्लग इन करें ये वैल्यू, यानी b5 और d5 की, सो ये होगा a sin 5 phi over 10 epsilon naught एंड देन r to the power 6, और इसमें नीचे स्मॉल r आएगा पावर 5। सो ये है जी आपका सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने सिंपली वी इन और वी आउट किधर गए, ये जो थे इनमें वैल्यूज प्लग इन की हैं सब चीज़ों की, ठीक है, क्योंकि मुझे d5 चाहिए था और b5 चाहिए था तो वो मैंने प्लग इन किया है। और ये कांस्टेंट्स हैं, इनको आप चाहें तो, और हमने देखा है कि ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये कांस्टेंट को आप जीरो भी ले सकते हैं, बिकॉज किधर गया, यहाँ पे देखें, सेकंड टर्म से कंपेयर होती है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर होती है, तो आप दोनों को सेम कांस्टेंट ले सकते हैं, और सेम कांस्टेंट है तो आप इसको जीरो भी ले सकते हैं। एनी हाउ, तो ये है आपका सॉल्यूशन। अब इसमें जो ए आ रहा है ये तो प्रॉब्लम में गिवन था ना, तो ये आपने खत्म नहीं करना, क्योंकि प्रॉब्लम में जो गिवन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को अब आप चेंज नहीं कर सकते। बट एनी हाउ दिस इज द इनसाइड एंड आउटसाइड पोटेंशियल। तो बस इतना ही आज हम करेंगे। मकसद सिर्फ ये था, प्रॉब्लम ये 3.24 और 25 जो हैं ये दो डिफरेंट प्रॉब्लम थे, और उनको करने का मकसद ये था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो लैपलास इक्वेशन है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। उसके अंदर पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने जो जनरल सोल्यूशन है वो देखना है कि वो कहाँ पे वैलिड है। वो जनरल सोल्यूशन हर जगह वैलिड नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आपने उसके कोएफिशिएंट्स डिटरमिन करने के लिए आपने इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगानी है, और देखना है कि आपका सोल्यूशन जो है वो कहाँ तक वैलिड होता है। सो यहाँ तक आज हम करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट जो
ग्रिफिथ का टॉपिक है वो है मल्टीपोल एक्सपेंशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम मोनोपोल, डायपोल, क्वाड्रुपोल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या चीज़ होती है। सो यहीं तक आज का लेक्चर था।